नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें रिसर्च अर्थात अनुसंधान। आज हम लोग अनुसंधान को इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक समझिए कि छोटा बच्चा भी इन पूरे कॉन्सेप्ट को जान करके बहुत ही अच्छे ढंग से रिसर्च के बारे में जान सकेगा। तो हम रिसर्च पर सीधे आते हैं। रिसर्च क्या होता है? अगर हम रिसर्च की बात करें, अनुसंधान की बात करें, तो जैसे कि ये रिसर्च है तो ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो रिसर्च है ये दो भागों में बटा हुआ है। री धन सर्च। री का मतलब होता है जहां पर पुनः, वहीं पर सर्च का मतलब होता है क्या? खोजना। ये आप सभी को पता होगा। जहां पर री का मतलब होता है खोजना, पुनः होता है, वहीं पर सर्च का मतलब खोजना होता है। तो अगर यहां पर खोजना होता है और पुनः खोजना होता है तो हम इसको रिसर्च क्यों कहते हैं? हमें तो रिसर्च कहना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम जब भी कभी भी रिसर्च करने जाते हैं तो क्या हम दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, चौबारा करते हैं? नहीं करते हैं। हम पहली बार करने जाते हैं। तो जब हम पहली बार करने जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी शीर्षक को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर के, तो फिर हम इसको पुनः खोजना अर्थात इसको हम रिसर्च क्यों कहते हैं, सर्च क्यों नहीं कहते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो इसी के कारण से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्च और रिसर्च, मतलब सर्च और सर्च क्या है, रिसर्च क्या है? तो आप सभी जानेंगे कि अगर हमें कोई भी मुद्दा हो तो यहां पर समस्या की जरूरत होती है। समस्या की जरूरत होती है। फिर क्रमिक, वास्तविक, व्यावहारिक, उपयोगी, व्यवस्थित, मौलिक, चर, निष्कर्ष इत्यादि बहुत सारी चीजों को लेकर के। अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर हम सर्च करते हैं तो सर्च में ये जरूर होगा कि समस्या तो हो ही सकती है, क्योंकि जब हमें कुछ समस्या होती है तभी हम किसी चीज को खोजते हैं, तो ये हो सकता है। अब क्रमिक ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम खोजने के लिए जाते हैं तो सब कुछ क्रमशः नहीं होता है। कोई भी चीज़ वास्तविकता के आधार पर वो वहाँ पर नहीं होता है कि वहाँ पर होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये व्यावहारिक हो या नहीं हो मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले खोज रहे हैं तो खुद मुझे भी नहीं पता। अगर हम सर्च कर रहे हैं तो खुद मुझे भी नहीं पता कि वो व्यावहारिक होने वाला है नहीं होने वाला है। वो उपयोगी भी हो या नहीं हो, ये मुझे खुद नहीं पता कि वो उपयोगी होगा या नहीं होगा। फिर व्यवस्थित भी नहीं होगा, क्योंकि जब क्रमिक नहीं होगा तो व्यवस्थित कहाँ से होगा? व्यवस्थित भी नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम करने जा रहे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो वो भी ये यहाँ पर व्यवस्थित नहीं होगा। हाँ, मौलिक हो सकता है। मौलिक इसमें हो सकता है क्योंकि जब हम खुद ही उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को करते हैं तो मौलिकता उसमें तो होगी। फिर चर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर निष्कर्ष क्या होगा ये खुद मुझे नहीं पता कि वो अच्छे ढंग का होगा, बुरे ढंग का होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये पता नहीं। अर्थात जब हम कहीं ना कहीं जब सर्च करते हैं तो कोई भी चीज़ों को लेकर के हम सर्च करने जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं उसके बारे में पता, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसके बारे में क्या होने वाला है, उसको वो उपयोगी होगा, वो व्यावहारिक होगा, वो क्रमिक होगा, वास्तविक होगा, उपयोगी होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो एक समस्या का आधार निश्चित तौर पर, क्योंकि समस्या के बिना रिसर्च हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर समस्या का होना
अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं तब तक हम समाधान कहाँ से खोजेंगे। तो इसीलिए समस्या का होना वहाँ पर जरूरी होता है। अब हम उसको बाद में बताएंगे क्या होता है। ये क्रमिक भी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि क्रमिकता अगर नहीं होगी, हम कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं बाद में, कभी बीच में, कभी ये कर दिए, तो वहाँ पर ये रिसर्च नहीं हो सकता है। अर्थात क्रमिकता भी होगी, वास्तविकता भी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो वास्तविकता से हटकर नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ वास्तविक हो रहा है। फिर व्यावहारिक, अगर हम किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं और वो व्यावहारिक न हो तो वो रिसर्च कहलाने के लायक नहीं होता है। दैट मीन्स वो व्यावहारिक भी होता है। अब उपयोगी मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ को कर रहे हैं और वो किसी के लिए उपयोग में न आए, वो उपयोगी सिद्ध ना हो, तो फिर करने का क्या लाभ। अर्थात यहाँ पर उपयोगिता भी रहती ही है। फिर व्यवस्थित, अर्थात क्रमशः हम करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से हम सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये यहाँ पर व्यवस्थित भी यहाँ पर होना ही चाहिए। फिर मौलिकता भी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि किसी से कट मार लीजिए, पेस्ट मार लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर ऐसा होगा तो वो हो सकता है कि रिसर्च की डिग्री तो मिल जाए, लेकिन वो रिसर्च कहलाने लायक कभी नहीं हो सकता है। इसी के कारण से आज के समय में यूजीसी ने बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम रिसर्च करने जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमने रिसर्च क्या किया है, क्योंकि आज बहुत सारे रिसर्चर ऐसे होते हैं जो कि हम किसी पर आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप रिसर्चर को देखेंगे जिसको कि खुद उसको अपने टॉपिक ही नहीं पता है, वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को लिखने के लिए दे रहा है, कुछ और। खैर, उसमें हम नहीं जाएंगे। अर्थात यहाँ पर मौलिकता का होना अत्यंत आवश्यक होता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, चूंकि हम कर रहे हैं, खुद हम कर रहे हैं, तो ये मौलिकता, उसमें मौलिकता का समावेश वहाँ पर होना चाहिए। अब चर का होना क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे कि चर होता क्या है। तो ये चर भी यहाँ पर निश्चित रूप से होता है, और बाद में हम जा करके एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो जब कभी भी इन सारे पैरामीटर पर जब कोई भी चीज़ खरा उतरता है, हम उसको क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च किसको कहते हैं? तो जिसमें नवीनता हो, जिसमें तथ्यात्मक हो, जिसमें गहनता का समावेश हो, जिसमें वास्तविकता का समावेश हो, जिसमें क्रमिकता का समावेश हो, वो सारे के सारे पक्ष जिसमें शामिल होते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो हम एक रिसर्च की परिभाषा भी लिख देते हैं कि जब कभी भी किसी विषय वस्तु का तथ्यात्मक, गहन और आवृत्तिपूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो उसे रिसर्च कहते हैं। अब ये आप देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी विषय वस्तु का तथ्यात्मक, गहन और आवृत्तिपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, हम उसी को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो मैंने यहां पर देखा कि सारे पैरामीटर पर जब हम खरे उतरते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। देन ये होता क्या है, इसको हम अब मिटा देते हैं, क्योंकि इसके आगे हम लोग जानेंगे, इसको रहने देते हैं। तो जब हमने देखा कि रिसर्च मतलब क्या होता है, तो रिसर्च मतलब, अब ये यहां पर देखेंगे कि खोजना हम किसको खोजते हैं भैया? तो यह कहते हैं कि आप किसको खोजते हैं? तो चर को खोजते हैं। चर को प्रदत्त भी कहते हैं। चर को क्या कहते हैं?
प्रदत्त भी कहते हैं। प्रदत्त का जो एक विच्छेद हो जाता है प्रोधन दत्त। प्रोधन दत्त अर्थात प्रो का अर्थ प्रकृष्ट या पहले होता है, प्रकृष्ट होता है या पहले होता है। दत्त का मतलब होता है दिया हुआ, अर्थात मतलब यह है कि जो पहले से चीजें दी गई हो, जो पहले से चीजों को दिया गया हो, जो पहले से उपस्थापित हो, हम उसी को क्या कहते हैं? प्रदत्त कहते हैं या चर कहते हैं। तो अब जो पहले से ही दी गई चीजें हों, हम उसको जब रिसर्च कहते हैं तो इसी के कारण से इसको पुनः खोजना अर्थात री और सर्च कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये क्योंकि पहले से दिया हुआ है, हम इसको ये जो पहले से दी गई है अर्थात मतलब क्या है? तो चर, चर जो होता है वो पहले से दी गई चीजें होती हैं। अब चर क्या है भैया? तो चर होता है जो कि कोई भी चीज जो कि परिवर्तनशील हो, अर्थात जिसके मान में परिवर्तन किया जा सके, जो वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसके मान में परिवर्तन होता हो। जैसे कि मान लीजिए कि पुरस्कार है, क्या है? पुरस्कार है और अधिगम है। अब यहां पर पुरस्कार के द्वारा अधिगम पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, हम इसकी खोज करने की कोशिश करते हैं, अर्थात इसके संबंधों की जांच करते हैं कि इसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ संबंध है अथवा नहीं है। अर्थात जब हमें संबंधों के बारे में जानकारी मिले तो कैसे जानकारी? तो जब मान में परिवर्तन होगा, जब उसके गुणात्मकता में परिवर्तन होगा, जब कुछ परिवर्तनशीलता होगी, तब हम इसकी बातों को जानेंगे कि पुरस्कार देने के पश्चात अधिगम में वृद्धि हुई अथवा नहीं हुई। तो इन चीज़ों को के कारण से हम इसको क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं, पुनः खोजना कहते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये हम इसको रिसर्च आखिर कहते क्या हैं, क्यों हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिसर्च की प्रक्रिया है, अब इस रिसर्च की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि रिसर्च, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि रिसर्च क्या है, आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, क्यों किया जाता है। अर्थात हम बहुत सारी रिसर्च को लेकर के बहुत सारे बहुतेरे प्रश्न आते हैं कि रिसर्च क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, रिसर्च किया क्यों जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर समावेश किए जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का एक ही सूत्र में, एक ही फॉर्मूला में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक ही फॉर्मूला में जब आपको जवाब मिल जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? RD स्क्वायर। अब ये RD स्क्वायर क्या होता है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं RD और D। तो क्योंकि स्क्वायर है तो हम RDD लिख दिए। अब ये क्या होता है? ये तो कहते हैं ये जो है होता है रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। अब ये क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का
परिमार्जन, ज्ञान का परिमार्जन, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का विकास, और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स का अर्थ है नए तथ्यों की खोज। अब ये तीन चीजें आपको यहां पर बताने के लिए क्या काफी है कि रिसर्च क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके कार्य क्या हैं, वो क्यों किया जाता है, सारी चीजें। अब ये ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए अर्थात ज्ञान को शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ज्ञान के विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। नए तथ्यों की खोज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। मैंने आपको यहां पर सारी चीजों को बताया है कि क्या होना चाहिए, एक समस्या हो, फिर वो क्या हो, तो क्रमिक हो, वास्तविक हो, व्यावहारिक हो, उपयोगी हो, व्यवस्थित हो, मौलिक हो, चर से युक्त हो, और वो निष्कर्ष युक्त हो, फिर सामान्यीकरण करते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जब ये सारे पैरामीटर जब एक चीजों से संयुक्त हो, हम उसी को क्या कहते हैं, तो रिसर्च कहते हैं। तो हम यहां पर ये जान गए कि ये जो RD² होता है, रेनवल ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, जिसको कि हम ज्ञान का परिमार्जन करते हैं अर्थात ज्ञान की शुद्धिकरण करने के लिए जो भी चीज़ें हम सीखे हुए हैं उसमें और ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ज्ञान के विकास करने के लिए हम इसको यहाँ पर करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर नए तथ्यों की खोज करने के लिए हम यहाँ पर अनुसंधान करते हैं। अब इसके पश्चात हम यहां पर देखेंगे कि ये सब सारी चीज़ों को हम जब समझ गए, तो सारी चीज़ों को समझने के बाद हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं कि अब यहां पर तो भैया यहां पर समझ गए कि अनुसंधान होता है। अब शिक्षा में जब अनुसंधान होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च। यहां पर एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं हम उसको। जब एजुकेशनल रिसर्च हम उसको कहते हैं अर्थात क्या, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान। अब शैक्षिक अनुसंधान को देने का जो श्रेय जाता है, वो किनको जाता है, तो जे.एन. राइस को। जे.एन. राइस ने 1897 में जे.एन. राइस महोदय ने शैक्षिक अनुसंधान को दिया। अर्थात इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो रिसर्च होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो उन्होंने देखा कि शिक्षा में भी गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए या शिक्षा में और ज़्यादा तेजी लाने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1897 में जे.एन. राइस महोदय ने शैक्षिक अनुसंधान को जन्म दिया। इसीलिए शैक्षिक अनुसंधान के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो जे.एन. राइस को ही माना जाता है। अब हम यहाँ पर ये भी हम देख लिए, जब तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका रिसर्च जो होता है इसके कुछ स्टेप होते हैं, इसको भी हम फॉर्मूले के हिसाब से ही लिखेंगे। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे PhD-CAG। अब PhD-CAG का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर formulation of hypothesis, design of research, collection of
डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा formulation of generalization and कंक्लूजन। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये P फॉर प्रॉब्लम, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिजाइन, C फॉर कलेक्शन, A फॉर एनालिसिस और G फॉर जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब इसको हम थोड़ा सा भास्ट में देखते हैं तो P फॉर सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, formulation of hypothesis, design of research, collection of data, analysis of data, formulation of generalization and conclusion। अब इसका हिंदी रूपांतर भी हम लिख देते हैं यहां पर कि इसका हिंदी रूपांतरण होता क्या है। तो दरअसल अगर हिंदी रूपांतर को हम देखेंगे तो हिंदी रूपांतर में यहां पर आ जाता है समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, फिर शोध की रूपरेखा, फिर आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और फिर निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। अब यहां देखेंगे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संग्रहण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण और फिर निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। अब हम इसको एक एक क्राइटेरिया को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं। जब समस्या का चयन करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी समस्या को लेने से पहले जब हमारे पास कोई समस्या ही नहीं होगी तो हम समाधान कहां से करेंगे। लेकिन शोध में अर्थात रिसर्च में इस समस्या को समस्या न कह करके हम टॉपिक कहते हैं, अर्थात प्रॉब्लम न कह करके हम क्या कहते हैं, टॉपिक कहते हैं। तो टॉपिक अर्थात शीर्षक। तो हम कभी भी अनुसंधान की भाषा में हम समस्या को समस्या न कह करके हम टॉपिक कहते हैं, और टॉपिक के बिना किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास टॉपिक ही नहीं है, जब हमारे पास समस्या ही नहीं है, तो हम उसका निवारण, हम उसका समाधान कहां से करेंगे। इसलिए हमें समस्या का चयन करना होता है। अब यहां पर बहुत सारे और भी स्टेप होते हैं, जैसे कि उसके क्षेत्रों का चयन, फिर वो हम किस भाषा में करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, किस विषय में करना चाहते हैं, किस स्वरूप के अंदर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाते हैं। फिर परिकल्पना का प्रतिपादन। परिकल्पना का प्रतिपादन क्या होता है? परिकल्पना दरअसल होता क्या है, जब भी कभी भी किसी भी समस्या में दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हुए उसके भविष्यकालिक अनंतिम कथन किया जाता है। अर्थात जब हम कभी भी आप ये सबसे पहले समझिए कि जब हम रिसर्च करते हैं कि उसमें चर जो होते हैं, चर कम से कम दो होने चाहिए।
एक चर पर कभी भी रिसर्च नहीं होता है, कम से कम उसके लिए 2 चाहिए ही चाहिए। 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी हम चरों के 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंधों का ज्ञात करने के लिए, समझिए इस बात को, 2 मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंधों को ज्ञात करने के लिए जिस अनंतिम कथन को विकसित किया जाता है, हम उसे ही परिकल्पना कहते हैं। मतलब यह है कि जब हम किसी भी समस्या को लेते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसका समाधान इस प्रकार से होगा, तो उसी को हम ये अनंतिम निर्णय होता है। अर्थात अंतिम से पहले, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि वो होगा या नहीं होगा, लेकिन हम एक हाइपोथेसिस अपने मस्तिष्क में बनाते हैं कि ये होना चाहिए, होगा। तो जब निर्णय से पहले का निर्णय जब हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंधों को ज्ञात करने के लिए किसी भी पूर्व कथन का निर्माण किया जाता है, हम उसको ही क्या कहते हैं? तो हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस को करने के लिए भी उससे पहले हम क्या करते हैं? RRL करते हैं। ये RRL क्या होता है भैया? तो RRL होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसको हम संबंध साहित्य की समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध साहित्य समीक्षा। तो संबंध साहित्य की समीक्षा करते हैं, अर्थात जो भी हमने टॉपिक लिया है उससे संबंधित जो भी साहित्य हमें मिलते हैं, जो भी ग्रंथ हमें अवेलेबल होते हैं, चाहे वो अंतर्जाल के माध्यम से, चाहे वो गूगल के माध्यम से, चाहे वो लाइब्रेरी के माध्यम से, चाहे अनेक जगह पर जो उस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास डिजर्टेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास थीसिस होते हैं, उन सारे चीज़ों को उसके विषय में पढ़ करके हम एक तर्क पर पहुंचते हैं कि हाँ इसके संबंध में यहां पर होगा। तो उसी के RRL को करने के पश्चात ही हम ये परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं। अब जब हम परिकल्पना का भी प्रतिपादन कर लिया कि हाँ ऐसा होगा, तो अब हम क्या करते हैं? शोध की रूपरेखा अर्थात अनुसंधान की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम उसके उद्देश्यों को लिखेंगे, कैसे हम उसके उपकरण को समझेंगे, कैसे हमारा डेटा का संग्रहण होगा, कैसे हमारा विश्लेषण होगा, हम किस टूल्स का निर्माण करेंगे, हम किस टूल्स का प्रयोग करेंगे, हम कहाँ कहाँ पर हमारा जो क्या होगा, तो जो हमारा चर होगा, न्यादर्श होगा, वो कहाँ से होगा, हमारी जनसंख्या कितनी होगी, ये सब सारी चीज़ों का, फिर आंकड़ों का विश्लेषण हम किस प्रकार से करेंगे, हम फिर किस तहत पर अपने निष्कर्षों तक हम कहाँ किस प्रकार से पहुँचेंगे, इन सारी चीज़ों को हम जब तैयार करते हैं, अर्थात एक रूपरेखा का निर्माण हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक भवन को बनाने से पहले हम उसके किसी भी आर्किटेक्चर के द्वारा एक उसकी रूपरेखा को तैयार कर लेते हैं कि अब यहाँ पर कि ये 2 कट्ठा का प्लॉट है, तो ये 2 कट्ठा के प्लॉट में किस प्रकार से कहाँ पर सारी चीज़ों का मतलब प्लॉट का उपयोग होते हुए किस प्रकार से बेहतर चीज़ों का निर्माण हो सकता है। हम क्या करते हैं? वो आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखने के पश्चात वो एक भवन का निर्माण कर देता है, अर्थात क्या कर देता है? रूपरेखा तैयार कर देता है, और उस रूपरेखा के आधार पर हम उस भवन को तैयार करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शोध में भी ऐसा होता है कि हम शोध को बनाने के पूर्व हम एक रूपरेखा, उसका डिजाइन तैयार करते हैं कि किस प्रकार का हमारा अनुसंधान होने वाला है, किस प्रकार का हमारा शोध होने वाला है। तो उस प्रकार से हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, और फिर रूपरेखा तैयार करने के पश्चात हम क्या करते हैं?
तो आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। आंकड़ों का जब संग्रहण करते हैं अर्थात डेटा को तैयार करते हैं, डेटा के संग्रहण में इसके पश्चात आप ये जान लीजिए कि हम क्या करते हैं, जो भी मान लीजिए कि हमने क्या किया है, तो समस्या लिया है, तो समस्या जो भी लिया है तो हमारा पॉपुलेशन कितना है इसके बारे में हमें अंदाज़ा होना चाहिए। कि अब मान लीजिए कि अगर हमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश पर अगर हमें रिसर्च करना है तो पूरे उत्तर प्रदेश पर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अकेला अनुसंधाता है भैया, वहाँ पर 75 जिले हैं, हम कहाँ से कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक हर जगह तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो जब नहीं पहुँच सकते हैं तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए सपोज हम एक आंकड़ा तैयार करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि चलिए 20 करोड़ ही मान लेते हैं, बहुत कम माने हैं, नहीं माने हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी हम एक आपको उदाहरण देने के लिए कि हम 20 करोड़ का पॉपुलेशन हम मान लेते हैं, किसका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। तो 20 करोड़ का अगर हम पॉपुलेशन मान लेते हैं तो क्या होगा, तो 20 करोड़ लोगों तक हमारी तो पहुंच नहीं हो सकती है। तो जब नहीं पहुंच हो सकती है तो हम अपनी पहुंच को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ जगहों को चुन लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन हम 20 करोड़ तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो हम कितने तक पहुंच सकते हैं, 500 आदमी तक पहुंच सकते हैं। तो हम एक उसमें से एक जिले को चुन लिए। अब एक जिला को चुन लिया मैंने, अगर मान लीजिए कि किसी भी एक जिला को चुन लिया, तो एक जिला को चुनने के पश्चात भी हम पूरे एक जिले तक क्या पहुंच सकते हैं, तो उसमें भी हम टारगेट फोकस कर देते हैं कि हमें इतना तक पहुंचना है। अर्थात जब हम पूरे पॉपुलेशन में से छन करके कुछ लोगों का चयन करते हैं यादृच्छिक या अयादृच्छिक ढंग से, हम उसी को क्या कहते हैं, न्यादर्श कहते हैं। तो न्यादर्श का चयन हमने किया, तो न्यादर्श के चयन पर क्योंकि आप समझिए कि न्यादर्श का चयन करना किसी भी शोध के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जब हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि हम अगर यहाँ पर न्यादर्श का चयन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, शोध भी नहीं कर पाएंगे। उस मजबूरी के कारण हम क्या करते हैं, न्यादर्श का चयन करते हैं। तो जब हमने न्यादर्श का चयन कर लिया तो वहाँ फिर हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है चीज़ें। तो यहाँ पर जो भी न्यादर्श हमारे हैं उसके पास जाकर के सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि हमारा क्या है नहीं है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब हमने आंकड़ों का संग्रहण कर लिया तो बारी क्या आती है, आंकड़ों के विश्लेषण का। तो आंकड़ों का विश्लेषण जो भी हमने टूल्स तैयार किया है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंकड़ों का संग्रहण किए, फिर उसके बाद हमने विश्लेषण किया। उसके द्वारा अर्थात जो प्राप्त आंकड़े हैं उसका विश्लेषण बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब जब हमने जो हमारे पास प्राप्त आंकड़े हैं उसी का विश्लेषण होगा। जब उसी का विश्लेषण होगा तो उसके प्राप्त आधार पर अर्थात जो भी डेटा हमें प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के पश्चात हम क्या करते हैं, निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। अब हम एक विशेष तरीके से इस विश्लेषण करने की चर्चा करने के पश्चात हम क्या करते हैं, एक विशेष रूप से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम हमारा शोध कहां पर किस दिशा में जा रहा है। अब हम यहां पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जो हमारा निष्कर्ष यहां पर आया अर्थात ये अंतिम निष्कर्ष है, ये अंतिम निष्कर्ष है। और हम यहां पर अनंतिम निष्कर्ष की बात कहे थे, यहां पर हम अनंतिम अर्थात निष्कर्ष के पूर्व हम निष्कर्ष यहां पर किए थे, लेकिन यहां पर अंतिम निष्कर्ष अर्थात ये एकदम फैक्ट निष्कर्ष है, क्योंकि हमने सारी प्रक्रिया को करने के पश्चात यहां पर निष्कर्ष की प्राप्ति की है। लेकिन यहां पर जो अनंतिम प्राकल्पना का निर्माण कोई भी जो शोधकर्ता करता है वो इस उद्देश्य से करता है कि मैंने जो प्राकल्पना का निर्धारण किया है वो क्या हो, तो सच हो, वो सही हो, इसके कारण से वहां पर करता है। तो फिर हम इसका निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं, फिर वो सामान्यीकरण करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो चूंकि एक वीडियो में सारे को अलग अलग और विस्तृत ढंग से तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पर बतानी ज़रूरी है। एक जितने भी आप देख रहे हैं सब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने फिर भी
ओवरऑल आपको रिसर्च के बारे में संपूर्णतया आपको बता दिया है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।